नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। 28 मार्च को रीवा संभाग के आईजी एडीसी केपी वेंकटेश्वर राव और डीआईजी जी मिथिलेश शुक्ला सीधी जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान आईजी वेंकटेश्वर राव ने जिला पुलिस अधीक्षक सभागार में जिले भर के पुलिस अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आईजी ने जिले में गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने, नशे के व्यापार पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान आईजी वेंकटेश्वर ने जिले में महिला अपराधों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में आईजी एडीसी वेंकटेश्वर राव ने जिले में दर्ज अपराधों की बारीकी से गहन समीक्षा की और जिले में अपराधों पर और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए सख्त निर्देश दिए। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी अंजुता पटले, जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौजूद थे। बैठक के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने रीवा संभाग के आईजी एडीसी वेंकटेश्वर राव से उत्तर प्रदेश से लगे बॉर्डर मध्य प्रदेश के हनुमाना मिलिया सीधी तक बन गए नशे के कॉरिडोर की समस्या पर लगाम लगाने के लिए सवाल उठाए। इस पर आईजी वेंकटेश्वर राव ने एनटीवी इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम इस पर सख्ती कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही आईजी ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। सर, आज आपका यहाँ पे दौरा हुआ है, आपने विभागीय समीक्षा की है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सर आपकी तरफ से? हमारे पुलिस यहाँ जो है सभी थाना प्रभारी एसडीओपी से आए हैं और पुलिस का वर्किंग यहाँ बहुत बेहतरीन है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। वरिष्ठ अधिकारी और सीएम साहब के निर्देश में जो है ऑपरेशन से जो है माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त काम हुआ है। यहाँ पे चिट फंड में तो 1000 से ज़्यादा लोगों को उनके पास वापस पैसे दिलवाए, 4 करोड़ से ज़्यादा पैसे दिलवाए। और भू माफिया जो है यहाँ पे जो है कई ज़मीन जो है एकड़ों ज़मीन उन्हें वापस गरीबों को दिलवाया है। तो एसपी साहब के नेतृत्व में यहाँ पे महिला जो संबंधी जो अत्याचार हो रहे हैं, महिला संबंधी जो छोटी बच्चियाँ चले जाते हैं, उसमें सबसे बेहतरीन काम यहाँ जिला सीधी में हो रहा है। यहाँ टीम्स बना के हम राजस्थान तक, दिल्ली तक एसपी साहब भेज रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं को रिकवर उनको लेके आके फिर उनके वापस दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है और थाने के वर्किंग भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। सर हम आपसे एक सवाल उठाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है हनुमाना से लगते हुए अमेलिया सीधी जिले में आता है, यहाँ इस बॉर्डर पे सर नशे की तस्करी बहुत जोरों से हो रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम पुलिस की कार्रवाई पे वो नहीं करते, लेकिन सर कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते कि इस तस्करी को बॉर्डर पे रोका जाए? स्थिति अब खतरनाक हो रही है सर, क्योंकि अब चरस की भी खेप यहाँ आने लगी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसकी जो है केवल सीधी में नहीं है समस्या, पूरा जोन में है। हम लोग जोन में जो है ये जो गांजा की हो रहा है वहाँ छत्तीसगढ़ से आ रहा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा ये उगाया जा रहा है और उनके द्वारा ये फाइनेंस जो पैसे जो आते हैं तो पूरा देश के खिलाफ काम कर रहे हैं वो लोग। तो इसमें हम लोग काफ़ी सतर्क। यूपी बॉर्डर से ये कोरेक्स वगैरह की खेप आ रही है। यूपी बॉर्डर से आ रही है, उसमें भी हम लोग अभी समीक्षा किया है। मजोली में और बहरी थाना है, इसमें काफ़ी काम किया है, काफ़ी पकड़ दकड़ किया है। जैसे जैसे हमको आता है मैंने उनको बोला है काम करेंगे, इसमें छोड़ेंगे नहीं, इन लोगों को कार्रवाई करेंगे। 28 मार्च को सीधी शहर के आजाद नगर गली नंबर 1 में रहने वाले वार्ड नंबर 14 के पास रजनी श्रीवास्तव पिता उमाशंकर श्रीवास्तव के घर में आज अचानक लगभग 5 बजे अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बहुत तेज धुआं घर के बाहर निकलने लगा, जिसको देखकर घर के लोग और बाहर के लोग घबरा गए। सभी लोग घर के अंदर की तरफ दौड़े, जहाँ घर के अंदर ऊपर छत में बने एक कमरा जिसे स्टोर बनाकर रखा गया था उसमें भीषण आग लगी हुई थी। लोगों ने आनन फानन में किसी तरह से आग छत के ऊपर और घर के अंदर से पानी डालकर आग बुझानी चालू कर दी। लोगों के सतत प्रयास से किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। दुर्घटना के दौरान लोगों ने इस आगजनी की सूचना पुलिस थाने में दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना काल के समय का लोगों का हजारों करोड़ बकाया बिजली का बिल माफ कर रही है, वहीं बिजली विभाग की आउटसोर्स बीटेक कंपनी के माध्यम से मीटर रीडिंग कर रहे सीधी जिले के 210 मीटर वाचक अपने 3 महीने की वेतन पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। होली के त्योहार में भी उन्हें वेतन नहीं मिला, जिससे उनका घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। वेतन भुगतान के लिए कंपनी ने 25 मार्च की समय अवधि दी थी, इसके बाद खत्म हो गई।
जिससे घबराए मीटर रीडरों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन जिले के अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग के साथ कार्यपालन यंत्री को भी अपनी समस्या का ज्ञापन सौंपा था। लेकिन 28 मार्च तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के बाद मीटर वाचकों ने जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान से मिलकर उन्हें अपनी समस्या का ज्ञापन सौंपकर उनका पारिश्रमिक दिलाए जाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें न्याय देने की बात कही। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद सभी मीटर वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने आईजी से अपनी समस्या बताई और दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जिसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव ने मीटर वाचक की समस्या सुनी और कलेक्टर से चर्चा करके इस मामले में जल्द कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। जिले के पुलिस अधीक्षक को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद मीटर वाचक संघ के पदाधिकारियों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और कहा हमें जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से न्याय मिलेगा। आज आप लोगों ने आईजी महोदय को, एसपी महोदय को अपनी समस्याओं का ज्ञापन दिया है। क्या समस्या है आप लोगों की, क्या कार्यवाही चाहते हैं आप लोग? जी महोदय, पत्रकार बंधु महोदय नमस्कार। हम कार्यवाही यह चाहते हैं कि जो हम लोग 2001 से विद्युत मंडल कंपनी में कार्य कर रहे हैं और विद्युत मंडल कंपनी जो है हम लोगों के साथ बार बार छलावा कर रही है, कई रूपों में छलावा कर रही। पहले तो कंपनी के अधीन काम करा रही थी तो बोल रहे थे कि ये द्वितीय पक्ष हैं, ठेकेदार पक्ष हैं। फिर इसके बाद उन्होंने दूसरे कंपनियों से एग्रीमेंट करके और जैसे TSIPL, बीटेक कंपनी, इनको एग्रीमेंट करके और फिर हम लोगों को उनके अधीन करके काम लेते हैं। काम तो बकाया विभाग के ही कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता हो या सहायक अभियंता हो या कार्यपालन अभियंता हो, अधीक्षण अभियंता हो, मुख्य अभियंता जी से भी हमारी बात अभी हुई थी, परसों नरसों आए थे। तो काम तो यही लोग लेते हैं, लेकिन जब हम इन लोगों से अपने सैलरी और अपने पारिश्रमिक का निवेदन करते हैं तब ये लोग कहते हैं कि कंपनी देगी। काम के लिए तो यही लोग बोलते हैं, पर पारिश्रमिक के लिए कंपनी देगी। और जब हम लोग कंपनी से बात करते हैं तो वो कभी कागज़ का बहाना लगाएंगे, कभी सैटरडे संडे का बहाना लगाएंगे। इस तरह कर करके हम लोगों को आज 5 महीने से सैलरी नहीं दिए। बताइए, हमारे सब लड़के बच्चे फीस स्कूल में लगती है, खाने पीने की, हम लोग भूखों मर रहे हैं। कंपनी है कि भाग गई? अब कंपनी का कोई अतः पता नहीं है। 2 लोग आते हैं, लाज में रुक करके काम करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। अब क्या है, कैसा इनका गुफ्तगू, ये मैटर हमारे समझ में भी, हम लोग खुद भी नहीं समझ। पुलिस को आपने आवेदन दिया है, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? आज माननीय एसपी महोदय जी, आईजी महोदय जी आए हुए थे अपने सीधी में। हम लोगों ने मिल करके उनसे निवेदन किया है और हमारे एसपी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि हम अभी जा रहे हैं तो कलेक्टर साहब से बात करके और इसका शाम तक में, कल तक में पूरी समस्या का हल निकाल करके आप लोगों को 1-2 दिन में मैं अवगत करा दूंगा। एसपी साहब हमारे बहुत, हम उनको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि वो अच्छे शब्दों से और अच्छे संतुष्ट पूर्वक हम लोगों को, माने हमारे शब्दों को। कलेक्टर साहब को भी आपने ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या कहा? कलेक्टर साहब भी बोले कि अभी विभाग के उच्च अधिकारियों को बुला करके और उनसे हम ये सब सत्यता की जांच करा करके और कंपनी को हैंड जब कराते हैं। 28 मार्च को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में जिले की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है तथा इस निरंतरता को सतत रूप से बनाए रखने के निर्देश कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा दिए गए हैं। आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 5 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने अभियान चलाकर समाधान में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन दुकान में खाद्यान्न उपलब्धता, फसल बीमा योजना, अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण से संबंधित हैंडपंपों के रखरखाव से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सिखा ने सभी विभाग प्रमुखों को शिकायतों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाए तथा 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने की पहल की जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने माह मार्च 2022 में प्राप्त शिकायतों का अभियान चलाकर 20 अप्रैल के पूर्व संतुष्टिपूर्वक निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल दोटे, अपर कलेक्टर बीके पांडे, समस्त उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 28 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी ने मझौले के 1000 छात्र छात्राओं के परीक्षा सेंटर को मझौले में बनाए जाने, संजय गांधी कॉलेज के छात्रों की काफी पुनः जांच किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। करेंगे 3 को प्रवेश परीक्षा और परिणाम, करेंगे 3 को प्रवेश परीक्षा और परिणाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। जय 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 भारत माता, भारत माता, भारत माता। जय 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 एबीवीपी, एबीवीपी, एबीवीपी।
नारेबाजी के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने जिले के एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांगों को कितना तवज्जो देता है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर पूरे देश में 28-29 मार्च 2022 को अखिल भारतीय आम हड़ताल हो रही है। 28-29 मार्च की राष्ट्रीय हड़ताल आशा समेत सभी स्कीम वर्कर को नियमित करते हुए वैधानिक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने और वेतन सामाजिक सुरक्षा में कटौती बंद करने, 26,000 न्यूनतम वेतन व 10,000 रुपए मासिक पेंशन लागू करने, देश संपत्तियों के निजीकरण के खिलाफ बढ़ती बेरोजगारी, छटनी पर रोक लगाने, महंगाई पर रोक लगाने, चारों श्रम कोड कानून रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, श्रम अधिकारियों को नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी करने, LIC का IPO वापस लेने, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ, IDBI बैंक को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ, हर असंगठित मजदूर परिवार को 10,000 रुपए की नियमित आय सहायता सुनिश्चित करने, किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने, MSP गारंटी कानून बनाने, आजीविका की गारंटी करने और रोजगार का अधिकार देने, APF ब्याज दरों में की गई कटौती वापस लेने समेत अन्य मांगों पर केंद्रित है। कुल मिलाकर यह हड़ताल राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति बचाने में मेहनत करने वाले वर्ग को उसका वास्तविक हक दिलाने के लिए की जा रही हड़ताल है। इस हड़ताल को आशाओं के लिए फेडरेशन ऑल इंडिया स्कीम वर्कर फेडरेशन संबद्ध एक्टू द्वारा भी सक्रिय रूप से समर्थन किया है। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन द्वारा भी इसे 2 दिवसीय हड़ताल का समर्थन करते हुए 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने सोमवार को हल्द्वानी नैनीताल लाइफलाइन पर निर्माणाधीन कलसिया पुल में कार्यदायी संस्था NS द्वारा अभी तक चलाई गई गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने SS के अधिशासी अभियंता SC पांडे से यातायात सुगम रूप से सुचारू करने हेतु आगामी 12 अप्रैल तक हर हाल में नवनिर्मित पुल का निर्माण पूर्ण कर लिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन सामान्य की सुविधा को मद्देनजर रख दोनों ओर से निर्माण कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ चलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल विभाग के अधिकारियों को 30 मार्च तक पेयजल लाइन हर हाल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। बताया गया कि पुल निर्माण में BSNL एवं RDL की संचार लाइनों को हर हाल में 31 मार्च से पूर्ण शिफ्ट कर दी जाए तथा 31 मार्च को पुराने पुल को गिराया जाएगा तथा 31 मार्च से दिन रात पुल का निर्माण कार्य तेजी से कराया जाए। उन्होंने यात्रा सीजन को देखते हुए लोक निर्माण विभाग को आवश्यक रूप से सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसको उपरांत आयुक्त श्री रावत ने भीमताल हल्द्वानी मार्ग पर रानी बाग के पास निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को रानी बाग स्थित पुल के निर्माण कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ ही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेंद्र सायना, अधिशासी अभियंता MMS पुंडीर, अवर अभियंता कमल किशोर पाठक सहित उप जिलाधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह भी उपस्थित थे। और अब से प्रादेशिक हलचल। MPTT पेपर लीक पर पॉलिटिक्स, दिग्विजय का ट्वीट, व्यापम 3 को छिपाने की तैयारी, कमलनाथ ने पूछा घोटाले कब रुकेंगे। कश्मीरी पंडितों की वापसी कराएगी MP सरकार, नरोत्तम बोले जो जाना चाहते उनकी लिस्ट दें। छतरपुर में एग्जाम के बीच बड़ा हादसा, निजी कॉलेज से लगे पत्थर कारखाने की 15 फीट ऊंची बाउंड्री वाल गिरी तो छात्रों की मौत, 4 की हालत गंभीर। भोपाल में व्यापम दफ्तर का घेराव, कैंडिडेट्स में पूछा मैं 76 नंबर लाकर नॉट क्वालिफाई, मेरा दोस्त 64 पर क्वालिफाई कैसे। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। बंगाल विधानसभा में बवाल, बीरभूम हिंसा पर बीजेपी और TMC विधायकों के बीच सदन में मारपीट, घायल TMC MLA अस्पताल में भर्ती। यूपी में विधायकों ने ली शपथ, योगी ने अखिलेश के हाथ मिलाया, कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। महाना ने स्पीकर पद के लिए नामांकन किया। बिहार CM के हमलावर को परिवार ने बताया मानसिक रोगी, परिजनों ने कहा सुसाइड की कोशिश कर चुका है, पुलिस बोली इलाज के बाद होगी पूछताछ। और यूक्रेन पर हमले का 33वां दिन, रूस ने 24 घंटे में खार्किव पर 200 से ज्यादा हवाई हमले किए। युद्ध में अब तक 143 बच्चों की मौत। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे बंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें। जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।